दोस्तों नमस्कार। भारत के जिस समाज के बहुसंख्य तबके के साथ संवाद बना पाने तक की स्थिति में जब भारत आ नहीं पाया हो, शहरों में रहते लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला वो समाज हो, उस समाज के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से भारत का बहुसंख्य तबका अब भी कोई जुड़ाव महसूस ना कर पा रहा हो और उस तबके से कोई शख्स निकलकर दिल्ली की रायसीना हिल्स पर चढ़ते हुए भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर स्थापित हो जाए, तो शायद भारत अनेकता को जीते हुए कैसे दुनिया के लिए एक पाठ है, यह द्रौपदी मुर्मू के जरिए समझा जा सकता है। आदिवासी समाज के साथ कोई जुड़ाव भारत की मुख्य धारा का नहीं है, वहां के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिस्थितियों से भी कोई जुड़ाव भारत का नहीं है, लेकिन उस समाज से निकलकर द्रौपदी मुर्मू रायसीना हिल्स की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेगी। यानी राष्ट्रपतियों की कतार में इससे पहले भारत में कभी कोई आदिवासी समाज से नहीं आया। अगर उस फहरिस्त को भी याद कीजिए तो राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन साहब, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। इस फहरिस्त को सुनते हुए आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू का नाम सुनकर वो सारे सवाल शायद शांत हो जाएं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम इस समाज के भीतर से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो रायसीना हिल्स पर जब स्थापित हों तो सियासत और राजनीति का एक उफान हो। उस समाज के भीतर का दर्द, उस समाज के भीतर की मुश्किल हालात शायद इनको दूर कर पाने की स्थिति में कोई ना आ पाए। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज से आती हैं। मयूरभंज की पहचान, उड़ीसा के भीतर मयूर का मतलब मोर होता है और भंज जो है उस डायनेस्टी की पहचान है जो 14वीं सदी तक वहां पर शासक के तौर पर रहा। मयूरभंज की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां उड़ीसा के भीतर कोई बहुत बेहतर नहीं है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगर गांव आप चले जाइएगा, कानपुर देहात के परौख गांव में, उस गांव के भीतर का जो जीवन रामनाथ कोविंद ने बचपन में जिया, घास फूस का घर, पक्की दीवार नहीं, बारिश में सिर्फ छत से पानी का नहीं चूना बल्कि दीवार तक गिर जाना। 2017 में जब हमारा वहां पर जाना हुआ था तो उन विकट परिस्थितियों से दो चार भी हुए और समझने की कोशिश भी की कि भारत को अब जो राष्ट्रपति 2017 में रामनाथ कोविंद के तौर पर मिला था, शायद उनके दिल में उस दर्द को समेटे हुए वह रायसीना हिल्स की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देश के प्रथम नागरिक के तौर पर स्थापित हो गए। यानी 2017 से लेकर 2022 तक क्या वाकई रामनाथ कोविंद ने अपनी जिंदगी के जिस संघर्ष को जिया, उस संघर्ष को अपने भाषणों में उतारा और पहले ही भाषण में उन्होंने उस दर्द को बिखेरा भी था। लेकिन क्या वाकई इस देश के भीतर में वह जिस समाज से आते हैं, दलित समाज के भीतर की वह पहचान, क्या वाकई उस पीड़ा को खत्म कर दिया उन्होंने? वह जिस समाज से आते हैं उसकी पहचान कई राज्यों में आदिवासी के तौर पर भी है। कोली कोरी, यही जाति के तौर पर उनकी पहचान, वहां पर वो दलित, लेकिन कुछ राज्यों में वह आदिवासी के तौर पर। तो क्या द्रौपदी मुर्मू को लेकर यह सवाल किसी के जहन में आ सकता है कि अब आने वाले 5 बरस के भीतर इस देश के आदिवासी मुख्य धारा से जुड़े हुए दिखाई देंगे? उनके भीतर का दर्द, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियां इस देश के मुख्य धारा के अनुकूल होगी? बहुत ही मुश्किल सवाल है ये मुश्किल सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब आप मयूरभंज में जब आप जाएंगे, उस इलाके में जहां पर द्रौपदी मुर्मू का घर है, वहां पर उस गांव में घुसते ही जो पहाड़पुर गांव है, वहां पर जैसे ही आप जाते हैं वहां पर एक चबूतरे सरीखी जगह पर एक आपको प्रतिमा दिखाई देगी। वह उनके पति की प्रतिमा है। उस पति की प्रतिमा के नीचे जो श्याम मुर्मू उनके पति थे, उनके निधन के बाद जब उसे वहां स्थापित किया गया तो वहां पर
उड़ीसा के एक कवि, जो उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, उसका हिंदी मतलब यही है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, इसीलिए सदा अच्छा काम करते रहना। इस अच्छे काम के अक्स तले हमें लगता है कि राष्ट्रपतियों की फहरिस्त को अगर परखना शुरू करें और मौजूदा वक्त में रामनाथ कोविंद के कालखंड से आगे निकलकर द्रौपदी मुर्मू के दौर में अगर आकर खड़े हो जाएं, तो बहुत सारे सवाल इस देश के आदिवासियों को लेकर आपके जहन में आएंगे। इन सवालों से द्रौपदी मुर्मू दो चार भी हुई हैं। उनका अपना जीवन संघर्षमय रहा है और भारत के भीतर में गांव और गांव में भी आदिवासी गांव, इस देश के भीतर में तकरीबन 1,42,000 आदिवासी गांव हैं। उन गांव की माली हालत क्या है और वह गांव जिन जिलों में आते हैं, भारत सरकार की लिस्ट में वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर है, यानी उनको किस रूप में मुख्यधारा से जोड़ना है, यह सवाल नीति आयोग के सामने भी है। लेकिन हमें लगता है कि पहले आप द्रौपदी मुर्मू की उन स्थितियों को समझिए जहां पर वह शासन के तौर पर अपनी पहचान दो परिस्थितियों में दे पाई है। जिस वक्त वह झारखंड की राज्यपाल बनी, वहां पर बीजेपी की सत्ता थी और बीजेपी के मुख्यमंत्री ने वहां से राष्ट्रपति गवर्नर के हाथ में एक हस्ताक्षर के लिए पेपर भेजा। उस पेपर में बहुत साफ था कि आदिवासियों की जमीन अब उद्योगपति ले सकते हैं और इससे आदिवासियों का विकास होगा। झारखंड में बतौर गवर्नर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। वह सवाल का जवाब राज्य के मुखिया दे नहीं पाए, यानी मुख्यमंत्री दे नहीं पाए। उनका सवाल बड़ा सीधा था, आदिवासियों का विकास इससे कैसे होगा। रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री, और उन्होंने चाहा था कि आदिवासियों की जमीन पर उद्योगपतियों की पहचान हो और विकास की धारा में आदिवासी इलाके भी उद्योगों के रास्ते जुड़ पाएं। और द्रौपदी मुर्मू ने गवर्नर रहते हुए यही सवाल तो खड़ा किया था और उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है। और इस बदलाव के लिए जो राज्य के बीजेपी की सत्ता थी, वह छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट में संशोधन कर रही थी और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में परिवर्तन कर रही थी। इस पर सवाल उठाया और फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। इसके ठीक समानांतर रांची से कुछ फरलांग की दूरी पर खूंटी जिला है, जो आदिवासी बहुल इलाका है। यह थोड़ा समझ लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों के भीतर संथालों के बीच से आती है। संथाल परगना झारखंड का वह इलाका है जो संथालियों की सबसे बड़ी तादाद है, लेकिन वह उड़ीसा के मयूरभंज जहां से आती है, वहां भी 28% जो पॉपुलेशन है वो संथाल आदिवासियों की है। खूंटी में भी संथाल आदिवासियों की बहुतायत है और खूंटी के भीतर आदिवासियों ने संघर्ष करते हुए वहां के लोगों ने पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत की। पत्थलगड़ी आंदोलन के मातहत आदिवासियों को यह हक है कि वह अपनी समानांतर व्यवस्था को चला सके। और पत्थलगड़ी अगस्त 2017 में शुरू होता है और 2018 में हिंसक भी हो जाता है। इस आंदोलन को लेकर गवर्नर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन के दरवाजे खोल दिए, ये जानते समझते हुए कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान कर पाने की स्थिति में शायद वो नहीं आ पाएंगी। पत्थलगड़ी आंदोलन जब बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सवाल ही नहीं बल्कि दीवारों पे लिख दिया गांव में कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में संसद या विधानमंडल का कोई कानून, समान कानून लागू नहीं होता है जो उनके हक में आता है। और अनुच्छेद 15 के पैरा 1 से 5 में ऐसे लोग जिनके गांव में आने जाने से उनके अपने सुशासन से शांति भंग होगी, ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित किया जाता है। तो क्या वहां का कलेक्टर और क्या वहां का डीएम और क्या एसपी और क्या पुलिसकर्मी, किसी की घुसने की हिम्मत नहीं हुई वहां पर। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने तौर पर जो आधार कार्ड होता है और जो वोटर कार्ड होता है उसका भी गांव के गांव ने खूंटी के इलाकों में सरेंडर कर दिया गया। उस आंदोलन को लेकर गवर्नर के तौर पर एक आदिवासी महिला जो द्रौपदी मुर्मू उस समय राज्यपाल के तौर पर थी, उन्होंने राजभवन का दरवाजा ये कहकर खोला कि यहां पर तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने समाज से आते हैं,
सवाल बताओ, एक तरफ भारत का संविधान है और दूसरी तरफ तुम पत्थलगड़ी के जरिए आदिवासी हक की लड़ाई लड़ रहे हो, और मैं भी उसी समाज से निकलकर इस राज्यपाल के पद तक पहुंची हूं। अपने सवाल बचाओ। और गाड़ियों में भर भर कर, एक दो नहीं, 100-200 नहीं, 500 आदिवासी पत्थलगड़ी आंदोलन जो कर रहे थे वह राजभवन गए और राजभवन का दरवाजा खुला। उनसे सीधा संवाद द्रौपदी मुर्मू ने किया और समाधान का रास्ता निकला। जो आंदोलन था वो खत्म हुआ। हालांकि कुछ केसेस बीजेपी के उस कालखंड में उन पर लगाए गए। वह केसों की संख्या लगभग 19 मामले थे। 172 लोगों को नामजद किया गया। लेकिन उसके बाद सत्ता पलटी। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सारे केस खत्म कर दिए। उनकी पार्टी ने भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के वक्त वोट डाले, ये कहकर डाले कि एक आदिवासी इस देश के राष्ट्रपति पद पर अगर पहुंच रही है तो वह उनके साथ खड़े हैं, चाहे राजनीतिक सत्ता में वह कांग्रेस के साथ राज्य में खड़े हों। आदिवासियों को लेकर आदिवासियों के मन के भीतर के सवाल, शायद उनकी जरूरत, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो हम लोग उपलब्ध करा पाए हैं वो शायद हाशिए पर ही है। 30% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे आदिवासी सरकारी आंकड़ों में मौजूद हैं। बाकी कितने होंगे कहना मुश्किल है। 60% से ज्यादा बच्चे जो पहली कक्षा से पढ़ाई करते हैं 10वीं तक आते आते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। यह तादाद लगभग 62% तक है। उस समाज के भीतर के सवाल ये करें कि वो मुख्यधारा से कैसे जुड़े, उनकी अपनी भाषा से कोई संवाद कर पाने की स्थिति में भारत के भीतर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े लोग नहीं हैं, पुलिसकर्मी नहीं हैं। उनके सवाल बार बार शायद उनके भीतर के मुश्किल हालात को उभारते रहते हैं। उसी समाज से निकलकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने जिंदगी का संघर्ष भी देखा और उन परिस्थितियों को भी देखा जो परिस्थितियां बड़ी विकट होती हैं, लेकिन भारत के भीतर में हर जगह अपनी विकट परिस्थितियां। इसीलिए हम जब जिक्र कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी का, तो उनके अपने परौख गांव में भी उनका जो जीवन था, जिस स्कूल में वह पढ़ रहे थे 7वीं तक, वह स्कूल देखने जब हम गए तो वहां पर झाड़ झंझाड़ निकल गए थे, पेड़ निकल गए थे, स्कूल ध्वस्त हो गया था। वहां से वो किसी तरीके से निकलकर कानपुर तक पहुंचते हैं, कानपुर में पढ़ाई करते हैं, LLB की पढ़ाई करते हैं, फिर वकील के तौर पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर बीजेपी से जुड़ते हैं। ये एक कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि दलितों के भीतर का संकट भी रिस रिस रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि उस समाज से निकलकर कोई शख्स अगर राष्ट्रपति बन जाए तो उस समाज की बेहतरी को लेकर वह कुछ कर सकता है। भारत के भीतर में रबर स्टाम्प के तौर पर राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनली देखा गया है, लेकिन यह किसी को कहां पता था कि अगर रबर स्टाम्प राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति जिस समाज से आता है उस समाज से किसी व्यक्ति को चुनकर भी उस समाज के लोगों को रबर स्टाम्प के तौर पर राजनीतिक तौर पर क्या उपयोग में लाया जा सकता है। यह सवाल KR नारायणन के वक्त भी उभरा था 97। उस समय भी यह सवाल था। KR नारायणन वहां तक पहुंचे और यह सवाल APJ अब्दुल कलाम भी अपने तौर पर बतौर राष्ट्रपति उठाते थे कि हाशिए पर पड़े हुए तबके और मुगल गार्डन के बीच टहलते हुए राष्ट्रपति भवन में उनका दिल और जहन में क्या बसता है। कई भाषणों में उन्होंने जिक्र किया। तो रायसीना हिल्स की शानदार दीवारों के भीतर, उन लाल दीवारों के भीतर राष्ट्रपति भवन की मौजूदगी आपको विलासिता में लपेट लेती है क्या? यह भी एक सवाल है। या इस देश के राष्ट्रपति जिस भी समाज से राजनीतिक तौर पर चुनकर लाए जाते हों, उस समाज के प्रति कोई दायित्व राजनीतिक सत्ता का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और राष्ट्रपति की भूमिका बतौर राष्ट्रपति क्या सिर्फ उन सवालों में अटक जानी चाहिए जो कि उनको रबर स्टाम्प के तौर पर उनकी मौजूदगी कराती है? यह भी सवाल है। दोबारा जब आप मयूरभंज की सड़कों पर सोचें, निकलें, देखें जो रिपोर्ट्स फाइल हो रही है, उसमें जब आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए बड़ी समानता है। रामनाथ कोविंद ने अपना घर बारात घर को दे दिया जो मिलन स्थल के तौर पर जाना जाता है। जिस घास फूस के घर में उसकी 4 दीवारी उन्होंने खड़ी करवाई जब वो एक बेहतर आर्थिक माली हालत में आ गए और वो बारात घर के तौर पर उन्होंने गांव के भीतर अपना घर दे दिया।
इन्होंने भी अपना द्रौपदी मुर्मू के दो बेटे जिनका निधन हो गया 2010 में, बड़े बेटे की मौत जो 25 साल का था, लक्ष्मण नाम था उसका। 2 बरस के बाद 2012 में छोटे बेटे सड़क हादसे में मारे गए, उनका नाम शिपुन था, घर का नाम बिरंजी था, वो 28 साल के थे। और उसके 2 साल के बाद 2014 में पति की मौत हो गई। तीनों के नाम से उन्होंने स्कूल खोला और नाम रखा श्याम लक्ष्मण शिपुन। श्याम पति का नाम, लक्ष्मण और शिपुन बच्चों का नाम, यानी श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय, जिससे वहां पर कम से कम सन्नाटा तो नहीं पसरे, बच्चों की किलकारी तो सुनाई दे। कुछ यही सोच रामनाथ कोविंद की भी अपने गांव में अपने घर को बारात घर में तब्दील करते वक्त आई होगी। जब पूरा परिवार निकलकर कानपुर आ गया, शहर में आ गया, सब अपने अपने रास्ते चल पड़े, तो पहचान गांव के भीतर में जो जड़ें होती हैं उसको सींचेगा कौन? वही गांव सींचेगा। लेकिन उस गांव में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में क्या सुधार हुआ, या सड़कों का पहुंचना और पक्की सड़क का बनना ही पहचान है? नालियों का बन जाना क्या विकास की परिभाषा है? ये सारे सवाल लोगों के मन को टटोलने पर आपके जहन में नहीं बल्कि वहां के लोगों के जहन में आते हैं। हम आप तो मान लेते हैं विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए कि देखिए गांव गांव तक सड़क पहुंच गई, अब उस सड़क के रास्ते लोग शहर में आएंगे और शहर के जरिए देश के मेन स्ट्रीम में जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन यह स्थिति आदिवासियों के साथ इस देश में अब भी नहीं बन पाई है। टाइगर रिजर्व जहां जहां बनाया गया या जो वन के क्षेत्र में आते हैं, वहां पर एक बड़ा सवाल यही रहा कि क्या वाकई पेड़ों की टहनियां तोड़ने पर भी आदिवासियों पर जब चालान कट जाता हो? अलग अलग राज्यों में यह देखा गया और उनकी शिकायत हुई आदिवासियों की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उनकी जिंदगी की मुश्किल हालात, और सोचिए वो तेंदू पत्ता कलेक्ट करते हैं और तेंदू पत्ता को अब जिस गोडाउन में रखा जाएगा, उस गोडाउन में जो धुआं मारा जाता है जिससे कुछ कीटनाशक चीजें ना पहुंचे, उस पर भी इस देश में अब जीएसटी लगा दिया गया है। आप कुछ नहीं कर सकते। राजनीतिक तौर पर हम लोग चूज करते हैं कि सियासी तौर पर किस तबके के किस व्यक्ति से राजनीतिक लाभ होगा, और इस फेरिस्त के भीतर में अगर हम लोग देखना शुरू करें कि इस देश में कितनी सीटें आदिवासियों से जुड़ी हुई हैं, 47 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ी हुई इस देश के भीतर में, 543 लोकसभा में से इतनी सीटें हैं। बीजेपी ने 2014 में 27 सीटें जीती थी, 2019 में 31 सीटें जीती, यानी 47 में से 31 सीटों पर बीजेपी के आदिवासी नेता जो उनकी पार्टी में शरीक हैं और जो बहुसंख्य तबके के साथ मौजूदा वक्त में लोकसभा में मौजूद है, बहुमत के साथ 303 उसके अपने हैं एमपीज, और एनडीए जोड़िएगा तो 357 हो जाएंगे। तो क्या वह मुख्यधारा में आदिवासियों को जोड़ने की दिशा में उन्हीं की रफ्तार से चलेगी, या उस रफ्तार से चलेगी जिस रफ्तार में 5 ट्रिलियन का सपना भारत सरकार लगातार देख रही है? आदिवासियों के साथ 4 सांसद कांग्रेस के हैं, बीजेडी के 2 हैं, तृणमूल कांग्रेस के 5 हैं, शिवसेना का 1 है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 है, वाईएसआर जो आंध्र प्रदेश के उनका भी 1 है, एनसीपी का भी 1 है, टीआरएस का भी 1 है। ये एक परिस्थिति है भारत के भीतर में। और जिन राज्यों को जहां सुरक्षित सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा सीट झारखंड 5 है, मध्य प्रदेश 6 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है। अब इस लिहाज से 3 सवाल सबसे मौजूद हैं। बड़ा सवाल यह है कि एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, रोजगार को लेकर और आय को लेकर, इन 4-5 परिस्थिति में आदिवासी मेन स्ट्रीम से पिछड़ा हुआ क्यों है? और अब तो हमें राष्ट्रपति मिल गया, तो क्या आने वाले 5 वर्षों में उनकी माली हालत ठीक हो जाएगी? क्योंकि अपने तौर पर द्रौपदी मुर्मू का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर जो रायपुर में है, जहाँ से वो विधायक भी बनी, वहाँ पे मानस सहायक शिक्षक के तौर पर रही। हालांकि एक नौकरी भी उन्होंने की थी सिंचाई व बिजली विभाग में, वो क्लर्क की नौकरी थी। लेकिन वो कॉलेज से जब निकली, रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद नौकरी की, फिर पढ़ाना शुरू किया और नगर पंचायत में पार्षद बनी और फिर विधायक बनी। इस दौर में वो मंत्री भी बनती हैं राज्य में, यानी मंत्री के तौर पर भी उनकी पहचान परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग से जुड़ी रही।
फिर राज्यपाल के तौर पर वो सामने आई। उन सब के बीच में 2013 में वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा है बीजेपी का, उसकी सदस्य के तौर पर रही, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी हुई है। यानी राजनीतिक तौर पर, काम के तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की जानकार है। अब सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से उन्होंने एक वक्त छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में लेकर आदिवासियों के पक्ष में सवाल उठाए, पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर वो जिस तरीके से चीज़ों को आगे ले गई और आंदोलनकारियों को साथ लाकर खड़ा कर दिया, अब इन परिस्थितियों से आगे निकले तो क्या वाकई इस देश के आदिवासी इलाकों में, जहां पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें लगभग 2173 पद खाली पड़े हैं, जो सिर्फ ट्राइबल इलाके में है, जो हेल्थ वर्कर्स जो फीमेल होती है 4500 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। गरीबी की रेखा से हमने ग्रामीण इलाकों में लगभग 45% गरीबी की रेखा से नीचे आदिवासी हैं, शहरी इलाकों में 30% है, और जो 90% ग्रामीण इलाकों में ही रहती है, 10% शहरों में रहती है। ये सच है। इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन 42% गरीबी से नेकर आदिवासी जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, और मयूरभंज के उस इलाके में जहां पर से वो खुद निकलती हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां देश के उन सबसे विपन्न जिलों में से आती है जो सरकार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हाशिए पर आए, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन देश के भीतर में तकरीबन 1,42,000 आदिवासियों गांव में से लगभग 72,000 गांव ऐसे हैं जहां तक कोई संवाद वहां के एडमिनिस्ट्रेशन तक का नहीं हो पाया है। उस समाज से निकलकर द्रौपदी मुर्मू आई है। और लगभग 50,000 गांव ऐसे हैं जहां पे न्यूनतम जरूरतों को पहुंचा पाने में सरकार अपनी सफलता मानती है, और न्यूनतम जरूरत होता है हैंडपंप, कुआं खोद देना। इस स्थिति में आदिवासी समुदाय है, यानी 1,42,000 में से तकरीबन सिर्फ 48 या 50,000 गांव ही ऐसे हैं जो कि एक शहरी मिजाज के साथ मेन स्ट्रीम से आपको जुड़े हुए नजर आएंगे, बाकी आपको इस देश के भीतर में नजर नहीं आएंगे। उनके सवाल इस पूरे भागम भाग में गायब हो जाते हैं। और शायद इसीलिए हम सवाल इसलिए कह रहे थे कि एक राष्ट्रपति जा रहे हैं जो खुद उन परिस्थितियों से निकले हैं जिन परिस्थितियों से द्रौपदी मुर्मू निकली है, या द्रौपदी मुर्मू जिन स्थितियों से निकली है उसको रामनाथ कोविंद ने भी अपने बचपन में देखा है। लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है। करोड़ों के जहाज पर राष्ट्रपति का सफर इस देश के भीतर में होना, प्रधानमंत्री का भी वही हवाई जहाज है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी वही जहाज है, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। अपने तौर पर रायसीना हिल्स की पहचान डरा देगी आदिवासी। किसी आदिवासी को गांव से उठाकर रायसीना हिल्स पे छोड़ दीजिए, उसे समझ नहीं आएगा वो किस दुनिया में आ गया है। और एक आदिवासी को नहीं बल्कि बहुसंख्य आदिवासियों को अगर आप दिल्ली के रायसीना हिल्स पर लाकर खड़ा कर दें तो मुश्किल हो जाएगी। आदिवासियों की पहचान अभी भी आदिवासियों के गीत में बसती है, उनके पांव के थिरकन में बसती है, उनके उन शब्दों में बसती है, और उनके उन कपड़ों में बसती है जिसके जरिए अभी भी भारत खुद को अलग देखता है। और आदिवासी इलाके में जब प्रधानमंत्री जाते हैं या देश का कोई बड़ा नेता जाता है तो वह उनके वस्त्र को पहनकर या टोपी पहनकर आत्ममुग्ध हो जाता है कि वह भी शायद आदिवासी हो गया या वो पहली बार पहुंचा है। लेकिन यह जरूरत भारत में नहीं है। द्रौपदी मुर्मू क्या ये संदेश रायसीना हिल्स से देश के प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंचा पाएंगी, या ये मान लिया जाएगा कि कम से कम प्रधानमंत्री ने पहली बार इस देश के एक आदिवासी को राष्ट्रपति पद तक तो पहुंचाया और ये हमारी सफलता की कुंजी है या पहली सीढ़ी है? यकीनन ये पहली सीढ़ी है। सफलता की कुंजी कहना मुश्किल सवाल है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी की ये बड़ी जीत है। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर उनकी बड़ी जीत है, ठीक उसी तरीके से जैसे रामनाथ कोविंद को चुना गया था। और उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी किस रूप में हुआ यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और देश की राजनीति के भीतर जब जाति और धर्म के आश्रय चीजों को देखा जा रहा हो तो राष्ट्रपति की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रपति
देश को लेकर जब प्रथम नागरिक है तो वह उन सवालों को उठा सकता है। उन सवालों तले कुछ सवाल को नई दृष्टि से देखने के लिए देश की राजनीतिक सत्ता को डिगा भी सकता है और यह सवाल भी खड़ा कर सकता है कि पार्लियामेंट के भीतर जब अभिभाषण होगा तो उस अभिभाषण में 4 शब्द हमारे भी होंगे या हमारे लिखे हुए 4 शब्दों की दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं ये आप बताइए। यह सवाल उठाने की ताकत अपने तौर पर राजेंद्र प्रसाद में रही है। वो नेहरू के सामने उन सवालों को रखते थे तो फिर भारत की आज़ाद की उम्र बढ़ती चली गई और हम अपने तौर पर वैचारिक तौर पर विपन्न होते चले गए। क्या यह परिस्थिति है? इन परिस्थिति के भीतर 3 सवाल आखिर में। रामनाथ कोविंद जिस कोली कोरी समाज से आते हैं उनकी संख्या तकरीबन 7 करोड़ है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वह 2 करोड़ है, राजस्थान में 78 लाख है, महाराष्ट्र में 45 लाख है, हिमाचल प्रदेश में लगभग 40 लाख है, झारखंड में लगभग 12 लाख है। ये सारी परिस्थितियों के बीच दूसरी तरफ संथालों की तादाद लगभग 74 लाख है। संथाल आदिवासी, कुल आदिवासी तो 10 करोड़ के लगभग है। लेकिन अगर इन दोनों परिस्थितियों के बीच खड़े होइए तो जो 7 करोड़ कोली कोरी समाज से जुड़े हुए लोग थे उनको लेकर क्या सवाल इस दौर में राजनीतिक वोटर से हटकर रामनाथ कोविंद कुछ खड़ा कर पाए, बता पाए? फूस का घर, कच्ची दीवार, पानी का चूना, रोजगार के लिए तड़पना, ये सारी परिस्थितियों का जिक्र भाषणों तक ही सीमित रह गया क्या? और द्रौपदी मुर्मू के सामने ये सवाल उनसे पहले के लकीर खींचे हुए रामनाथ कोविंद की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले तो नहीं होंगे या वो इससे उतर देखने की कोशिश करेंगी? क्योंकि आदिवासियों की तादाद मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की है, 21% है, महाराष्ट्र में 10% है, उड़ीसा में 9.5% है, राजस्थान में 9% है, गुजरात में 8.5% है, झारखंड में 8.5% है, छत्तीसगढ़ में 7.5% है, पश्चिम बंगाल में 5% है। यानी आदिवासी सवाल संथाल का नहीं, गोंड का है, भील का है, बेंगा का है, मुंडा का है, तमाम अलग अलग तरीके से जो सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर जीते सवाल सबका है। इन सवालों के आईने तले राष्ट्रपति को क्या रायसीना हिल्स की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त अपनी उन जिम्मेदारी और अपनी विरासत जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर छोड़कर वह दिल्ली के रायसीना हिल्स के ऊपर चढ़ाव कर रही हैं, तब उस गलियों में कहीं भूल भुलैया में फंस जाएंगी या राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता उस हाशिए पर पड़े समाज को मुख्यधारा में लाने की दिशा में बढ़ेंगी भी? यह एक सवाल है। लेकिन फिर भी देश के लिए यह जश्न का मौका है। एक आदिवासी राष्ट्रपति भारत को मिला है। 25 तारीख को शपथ होगी। इंतजार 25 का भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।